बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बिना किसी भूमिका और समय लिए हुए मैं सीधे रचना के समाजशास्त्री पाठ के लिए अध्यक्ष वक्तव्य के लिए जी ने बहुत भारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। रचना का समाजशास्त्री पाठ वो समाज विज्ञान की दुनिया में अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि जो रचनाएं खांटी समाज विज्ञान की नहीं होती हैं, जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या मनोविज्ञान के अनुशासन से बंधी हुई नहीं होती हैं, उनका पाठ कैसे किया जाए, कम से कम मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने कोशिश की है, बहुत सारी किताबों को इस दृष्टि से पढ़ा है, उनकी को लंबे लंबे घनिष्ठ अपच्य किस्म के लेख भी लिखे हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता गारंटी के साथ में कि मुझे ऐसा कोई फार्मूला पता है, ऐसी कोई युक्ति पता है जिससे किसी रचना का समाचार। आप देखिए, इतने कम समय ये प्रोग्राम जो मुश्किल से 2 घंटे में खत्म हो जाना है, 2 सवा 2 घंटे में खत्म हो जाना है, तीनों वक्ताओं ने कितने सुंदर तरीके से, कितने सुचिंतित क्रम के साथ में, कितने मानीखेज तरीके से इस पुस्तक के ऊपर अपनी बात रखी। और दरअसल मेरे लिए ये सुविधा है कि मैं अगर कुछ भी ना कहूं तब भी ये कार्यक्रम अपने आप में संपूर्ण है। लगभग इस किताब के ऊपर सारी जरूरी बातें सभी तरह के दृष्टिकोण से और तरह तरह से जितने तरह से इस किताब को देखा जा सकता है उसके ऊपर सारी बातें कही जा चुकी हैं। अगर 20-20 मिनट के वक्तव्यों में एक पुस्तक के ऊपर इतनी गहराई के साथ में और साथ में इतने विस्तार के साथ में इतनी बातें कही जा सकती हैं, तो ये बात अपने आप में हिंदी का जो बनता हुआ विचार जगत है उसके ऊपर एक सकारात्मक टिप्पणी है। और उन लोगों को जो अंग्रेजी की दुनिया में डूबे हुए हैं और उससे निकलना ही नहीं चाहते और ये मानते हैं कि विमर्श का ठेका केवल अंग्रेजी के पास है। वो मैकाले साहब ने 1835 में कह दिया था ना कि भारत की भाषाओं में कोई डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता है। भारत की भाषाएं, चाहे वो स्थानीय भाषाएं हो या भारत की क्लासिक भाषाएं हो, फारसी, अरबी और संस्कृत, उनके अंदर विचारों का वाहक बनने की क्षमता नहीं है। वो ज्ञान में उनका उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए भारतवासियों को अगर शिक्षा दिया सकती है, उच्च शिक्षा दिया सकती है, केवल अंग्रेजी में ही दी जा सकती है। उनको चाहिए कि वो इस तरह की जो हिंदी की विचार गोष्ठियां हैं, नई विचार गोष्ठियां हैं, मैं पुरानी विचार गोष्ठियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनमें तो मैंने भाग नहीं लिया, मुझे पता भी नहीं वो कैसी होती थी, तब मैं दूसरे किस्म के कामों में व्यस्त रहता था जब वो विचार गोष्ठियां थी। तो ये नई विचार गोष्ठियों को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हिंदी की दुनिया कितनी बदली है और उसमें कितनी नई वैचारिक और विमर्शी ऊर्जा आई है। अब देखिए, जैसे ही गर्मा जी की पुस्तक हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी भूमिका में ही शुरू में अतीत की 3 श्रेणियां हम लोगों के सामने पेश की जाती है। यानी अतीत जो है वो 3 तरह का अतीत है। एक अतीत वो है जिससे हम बाहर निकल पाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं और अतीत भी हमारे लिए वो गुंजाइश पैदा करता है कि हम उससे बाहर निकल पाए। दूसरा अतीत वो है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, जो हमारा वर्तमान हो जाता है। हमें उस अतीत की त्रासदियों के साथ में या उसका जो भी भावनात्मक किरदार रहा हो उस अतीत का, उस त्रासदियों के साथ में हमें उसी अतीत में रहना पड़ता है, वो हमारा वर्तमान बन जाता है। और तीसरा है अतीत के साथ दफन हो जाना। तो 3 तरह के अतीत की श्रेणियां आपने इसके अंदर दी हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अतीत की 3 श्रेणियों में एक पाठक के तौर पर आपकी आवाजाही होती है। यह एक बहुत दिलचस्प अनुभव है। जो थोड़ा बहुत मैं इस किताब को पढ़ के इसका आनंद उठा पाया, उसमें सबसे ज्यादा गहरी विशेषता यह है। साथ में मुझे इस बात का भी बड़ा एहसास हुआ कि यह पुस्तक दरअसल एक डायरी नहीं है। इस पुस्तक के अंदर 2 डायरियां साथ साथ चलती हैं और दोनों डायरियां पैरेलल चलती हैं। दोनों डायरियां एक दूसरे के समांतर चलती हैं और दोनों डायरियों में मानवीय त्रासदियों की, समाज की और मानव इंसान की त्रासदियों की कहानियां हैं। एक डायरी वो है जहां पर जो यूगोस्लावियन ट्रेजेडी है, जिसके अंदर स्त्रियों के साथ में सर्व सैनिकों द्वारा भीषण और भयानक किस्म के बलात्कार हो रहे हैं, जहां पर चाकू की नोक पर स्त्रियों को नंगा किया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उनके लिए रोटी फेंकी जाती है तो उन्हें दांतों से उस रोटी को उठाना पड़ता है। उस तरह की विचलित कर देने वाले दृश्य जो गर्मा जी ने अकेले हैं, जिनके बारे में ठीक ही हमारे वक्ताओं ने कहा और पहले दूसरे लोगों ने भी कहा होगा, समझा होगा, ये पुस्तक वास्तव में बहुत ही उन दृश्यों का विचलित कर देती है। लेकिन एक दूसरी डायरी भी है समांतर।
मेरा अनुरोध है कि हम उस समांतर डायरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और वो डायरी भारत के बारे में है। ये सही है कि यहां पर जिस तरह से उन पूर्वी यूरोप के उन इलाकों में हुआ, इसका पहली डायरी में जिक्र है, वैसा बिल्कुल उसकी प्रतिकृति और उस तरह से भारत में कोई सेना या कोई आक्रामक सेना उस तरह से बलात्कार की मुहिम पर नहीं निकली हुई है, वैसा दृश्य तो नहीं है। लेकिन भारत में जो हो रहा है उसकी तरफ एक ठोस और एक तात्पर्यपूर्ण इशारा जरूर है, और वो इशारा मणिपुर में जिस तरह सशस्त्र सेना अधिनियम लागू है, या कश्मीर में जिस तरह सशस्त्र सेना अधिनियम लागू है, और उसकी आड़ में जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन होता है, और स्त्रियों के देह का, उनके जीवन का, सभी चीजों का हनन होता है, परिवारों का, संस्कृतियों का हनन होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया इस देश में चल रही है, और ये प्रक्रिया हम लोग स्थानीय जो तत्कालीन राजनीति है उसके दबाव में रहते हैं, मैं भी उसके दबाव में रहता हूं, तो हम बहुत सारे चीजों का ठीकरा जो है वो हिंदुत्ववादी राजनीति के दरवाजे पर फोड़ देते हैं, जो सही भी है, फोड़ना भी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, जो पहले से गंद फैली हुई थी उस गंद को और ज्यादा फैला दिया। मैं कभी कभी बड़े व्यंग के साथ कहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक रिले रेस हो रही है। कांग्रेस पहले बेटन लेके आगे भाग रही थी, हम इस लोकतंत्र को बहुत बढ़िया तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और भी तेज दौड़ते हुए वो बेटन उससे छीन लिया और कहा तुम क्या बर्बाद करोगे, हम तुम्हें बर्बाद करके दिखाएंगे। अब कांग्रेस फिर उसके पीछे तेजी से दौड़ रही है कि अब देखते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग लेके हम बर्बाद करेंगे। तो ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस रिले रेस में हम सब लोग फंसे हुए हैं, और जो तत्कालीन रूप से जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। एक मैं बीच में एक छोटा सा उदाहरण अपना जोड़ दूं कि जब 2010 और 11 में भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था भारत के कुछ हिस्सों में, तो हम लोग पूरी टीवी पर एक खिड़की बना के बहस करने का कार्यक्रम चला था। तो हम सब लोग जाके बैठ जाते थे और उसके ऊपर विभिन्न मुद्दों पर बहस किया करते थे। जो उसकी शुरुआत थी तो उसमें बहुत ज्यादा विकृतियां नहीं आ पाई थी और थोड़ी गंभीरता भी थी, पूरी बात कहने का मौका भी मिलता था, एंकर कम कुछ बोलता था, हम लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मिलता था। तो उस बीच में हम लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की धुलाई हम लोग किया करते थे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। तो कभी कभी भाजपा पर भी प्रहार होता था, लेकिन वो निशाना तो जो वो होते थे सत्ता में, तो भाजपा वालों को लगता था कि हमारा आदमी मेरी बेटी गुड़गांव में नौकरी करने जाती है, पापा आप लोग बीजेपी खाती क्यों समझते हैं? तो मेरे कमाल है भाई, मैं बीजेपी का कैसे हो गया? तो बड़े ताज्जुब की बात है। तब धीरे धीरे करके मेरी समझ में आया कि कांग्रेस की सारी राजनीति जो है रिफाइनरी में बटी हुई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो अगर आप कांग्रेस का विरोध करते हो तो आप बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी का विरोध करते हैं तो आप कांग्रेस के आदमी, ये स्थिति है। तो बीजेपी वाले मुझे बुलाते थे, मिठाई खिलाते थे, और फिर जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और हम लोगों ने नरेंद्र मोदी की धुलाई करनी शुरू की और भाजपा प्रहार करना शुरू किया, 6 महीने ये लोग बहुत चक्कर में रहे, पता नहीं क्या हो गया, बंदा बदल कैसे गया। तब फिर जाके अब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि दरअसल है क्या। जब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई मेरा काम, मुझे पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण मिला है उसमें मेरा काम व्यवस्था का विरोध करना है, जो सत्ताधारी है उसकी आलोचना करना है। हम सत्ताधारियों के लिए सत्ताधारियों के पक्ष में गाल बजाने के लिए पत्रकार नहीं बने। जब आप हट जाएंगे, आप में कोई और आ जाएगा तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये जो दूसरी डायरी है, इस दूसरी डायरी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इस दूसरी डायरी का एक राष्ट्रगीत भी है जो गर्मा जी ने अपनी इस राष्ट्रगीत हम सब लोगों को पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसमें लिख दिया है उस राष्ट्रगीत को। यश मालवीय की कविता है, वो एक बहुत बेहतरीन कविता है, आप लोग उसको जरूर पढ़िए। ये कविता अलग से पढ़े जाने योग्य है, और इस पुस्तक के पाठ में जिस तरह से इसको शामिल किया गया है, जिस ठीक जगह पर, जिस मतलब एक रणनीतिक चतुराई के साथ में इसको शामिल किया गया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। देखो हम मांस के थरथराते झंडे हैं, देखो बीच चौराहे पर बरहना है हमारी छातियां, वही छातियां जिनके बीच तिरंगा गाड़ देना चाहते थे तुम। देखो सरेराह ओढ़ी हुई ये वही जाने हैं जिन पर संगीनों से अपनी मर्दानगी का राष्ट्रगीत लिखते आए हो तुम। हम निकल आए हैं यूं ही सड़कों पर जैसे बूंदों से कुचली हुई
मणिपुर की क्षुब्ध लरसती धरती, अपने राष्ट्र से कहो घूरे हमें, अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे, हम अपनी सभ्यता से कहो हमारा सिर कुचलकर जंगल में फेंक दे, हमें अपनी फौज से कहो हमारी छोटी उंगलियां काटकर स्टार की जगह वर्दी पर लगा ले। हम नंगी निकल आई हैं सड़क पर अपने सवालों की तरह नंगी, हम नंगी निकल आई हैं सड़क पर जैसे कड़कती है बिजली आसमान में, बिल्कुल नंगी, हम मांस के थरथराते झंडे हैं। तो ये कविता है, ये हमारे देश में जो हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोकोस, जो हमारे देश में हो रहा है, उसका एक हांडी का एक चावल है। आप इसको उठाइए, इस कविता को उस चावल की तरह देखिए और आपको तुरंत समझ में आएगा कि हांडी में दरअसल पक क्या रहा है। आप जो ये केवल ये तो उस इलाके की घटना है, कविता लिखी गई जहां पर सशस्त्र सेना अधिनियम लागू है, जहां पर सुरक्षा बल जो है मनमानी किया करते हैं और उनको ऊपर आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन बिहार में तो कोई सशस्त्र सुरक्षा ऐसा कोई अधिनियम लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में ऐसा अधिनियम लागू नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर में ऐसा कोई अधिनियम लागू नहीं है। फिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करते वक्त उनके वीडियो बनाए जाते हैं, उन वीडियो को सोशल मीडिया पर उनको वायरल किया जाता है। लगभग हर हफ्ते 10 दिन बाद में टीवी पर एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाया जाता है। मैं लगातार नोट कर रहा हूं, ये बारंबार था, ये फ्रीक्वेंसी आपको हर 10-12 दिन बाद एक ऐसा क्लिप आता है जिसमें 5-6 लोग जो है एक स्त्री की लड़की के कपड़े घसीट रहे हैं, उसके साथ जो पुरुष है उसको पीट के चुप करा दिया गया है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, भैया ऐसा मत करो, और लोग ही कर रहे हैं और दूसरा लगातार उसका वीडियो बना रहा है और उस वीडियो को वायरल भी किया जा रहा है। वहीं से वो टीवी पर आया है, टीवी उसके बाद धुंधला कर दिया जाता है ताकि लोग उस लड़की का चेहरा ना देख पाए। ये लगातार हो रहा है। ये पिछले 3-4 साल से हमारे देश में एक नए किस्म की भीषण किस्म की सामाजिक विकृति मूलक परिघटना हो रही है और लगातार विकसित हो रही है। तो एक तरफ तो जो दमनकारी राज्य है उसकी मशीनरी के जरिए इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज में जो नई विकृतियां पहले से जरूर नहीं होंगी, लेकिन उसकी जो नए तरह की अत्यंत भीषण अभिव्यक्ति हम लोगों के सामने आई है, जिसको देखकर मेरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल भौचक्का है कि मैं इसको किस तरीके से परिभाषित करूं, इसका क्या मतलब निकाला जाए। न तो हम राजनीति के अध्ययन के जरिए के आईने में इन चीजों को परिभाषित कर सकते हैं, जो सेक्सुअलिटी के स्कॉलर हैं या मनोविज्ञान के स्कॉलर हैं वो भी इन चीजों को समझ पाने में असमर्थ है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि समाज में ये लगातार क्यों होता जा रहा है। ये हमारी आधुनिकता की विकृतियां हैं। तो अभी तक तो हम ये कहते थे कि अभी तक हमारी आधुनिकता पूरी तरह से पकी ही नहीं है, परिपक्व ही नहीं हुई है, अभी तो वो बननी शुरू हुई है हमारी आधुनिकता। और अगर जो आधुनिकता बननी शुरू हुई है उसमें अभी से ये अगर समस्याएं आ गई हैं इस तरह की, तो ये सब क्या है, ये कैसे है, कम से कम मेरी समझ में नहीं आता है ये बात। और ये पुस्तक जब ये कहती है कि पड़ोसी भी जिससे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चाकू की नोक पर हमसे अपना वस्त्र उतारने के लिए कहेगा, पड़ोसी भी जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो अब मेरे पेट और कमर पे अपनी लातों से लगातार प्रहार करेगा। तो जब वहां पर ऐसा हो रहा है और यहां पर भी जो लोग लड़कियों के कपड़े खींच रहे हैं और उनको सरे बाजार मतलब उनको नंगा कर देना चाहते हैं और हंस रहे हैं, फिल्मी खलनायकों की तरह हंस रहे हैं और उनका वीडियो भी बनाया जा रहा है, तो ये सब ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इसके जो अंतर्निहित तत्व हैं, ये हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम इन प्रश्नों के ऊपर नए सिरे से सोचें, कुछ नई विद्वत्ता, कुछ नए ज्ञान का आह्वान करें। अब वो कहाँ है ज्ञान, किस कोने में छिपा हुआ है? जो परंपरागत सोशल साइंस है उसमें तो वो ज्ञान मौजूद ही नहीं है कि वो इन चीजों को समझ पाए। निश्चित रूप से हमें कुछ नए आईने बनाने होंगे और उन आईनों में झांक कर हमें देखना होगा कि हमारे समाज में ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, जो दमनकारी राष्ट्र है उसके सुरक्षा बलों द्वारा और उसके कानूनों द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध किया जा रहा है
और किया जाना चाहिए। हम सब लोग इस मामले में मेरे ख्याल से एक मत होंगे। हम सब लोग इस मामले में जुलूस निकालने के लिए भी तैयार हैं, लिखने के लिए भी तैयार हैं, बोलने के लिए भी तैयार हैं, और कुछ उसके लिए दिक्कतें परेशानी आती है, कुछ दिक्कतों परेशानी को उठाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन समाज में व्यापक पैमाने पर ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनकी तरफ जहां तक नारीवाद का सवाल है, खासतौर से भारतीय नारीवादी विद्वानों का सवाल है, आज से 2 साल पहले मैंने सोचा कि हम लोग बलात्कार के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन मॉलेस्टेशन के ऊपर हम लोग कोई चर्चा नहीं करते। यानी जो दिन रात समाज में घटित होता रहता है। जैसे हमारी एक पड़ोसी है, हमारे अपार्टमेंट रहती, उन्होंने बताया कि वो तो जब एक बार बस में जा रही थी तो सामने वाले आदमी ने अचानक अपने पैंट की अपनी फ्राई की जिप खोल दी और मुझे अपने कुप्तान को दिखाने लगा। और ये जो बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजों में, सिनेमा हॉल के अंदर, किसी भी भीड़ भरी जगह में, और जहां भीड़ नहीं है वहां भी, जहां लगातार निरंतर प्रतिक्षण स्त्री का अपमान होता रहता है, उसके साथ जो छेड़खानी होती रहती है, इसको आप ठीक बलात्कार के रूप में तकनीकी रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन जो बलात्कार के मुकाबले जिसकी बारंबारता बहुत अधिक है, बहुत गहन है, और ये मुतबादिल होता रहता है, तो मैं सोचने लगा कि इसका सूत्रीकरण कैसे किया जाए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाली एक विद्वान है, जिन्होंने रैगिंग के अंदर जो यौन उत्पीड़न के पहलू हैं, उनके ऊपर एक लेख है, प्रतिमान में प्रकाशित भी हुआ है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इनके ऊपर कुछ लिखिए, कुछ सोचिए इसके ऊपर कि क्या इसके लिए कुछ अलग से कानून बनाया जाना चाहिए, या इसके ऊपर चर्चा हो। इसको जो बलात्कार का पूरा प्रत्यय है, उस प्रत्यय के साथ साथ उसके समांतर और उससे जुड़ा परस्पर व्यापी तरीके से इस चीज का कैसे सूत्रीकरण किया जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने पूरा लेख भी लिख के भेजा। जब मैंने उस लेख को स्थापित नारीवादी विद्वानों को भेजा तो उन्होंने उस लेख को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, समझ में आ रही है, कोई बात नहीं पल्ले पड़ रही है। तो मैंने उससे कहा कि आप जरा नए दृष्टि से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत जरूरी है। ये जो हम लोग बलात्कार के ऊपर जो चर्चा करते हैं, उसके खिलाफ जो संघर्ष करते हैं, वो तो ठीक ही है, वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसकी जो हम लोगों की निगाहों से बच जाता है, और हम लोग इसके ऊपर सुचिंतित तरीके से ना तो कोई वैधानिक उपाय कर पाते हैं, न ही कोई आंदोलनकारी उपाय उसके खिलाफ कर पाते हैं। और ये तकरीबन मान लिया जाता है कि ऐसा तो होता ही रहेगा। यहां तक कि जिन लोगों ने अपने बचपन में या अपनी युवा अवस्था में इस तरह की छेड़खानियां की होंगी, स्त्रियों को नाजायज तरीके से गलत जगहों पर छुआ होगा, वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तब वो इसका विरोध करने लगते हैं, इसकी आलोचना करने लगते हैं, और साथ में जो हो रहा होता है जो है उसको केवल एक नपुंसक किस्म की आलोचना करके छोड़ देते हैं। इस तरीके से मॉलेस्टेशन का, छेड़छाड़ का एक पूरा कुटिल चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं ये किताब व्यापक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन होना चाहिए, और वो पहलू जो सीधे सीधे इस पुस्तक में नहीं व्यक्त किए गए हैं, जिन पर रोशनी सीधे सीधे इस पुस्तक में नहीं डाली गई है, ये पुस्तक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन पहलुओं की तरफ भी इशारा करेंगे। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं इस पुस्तक को पढ़ते हुए ही मेरे दिमाग में आई हैं, इसलिए मैंने आपके सामने बोली है। गर्मा जी को मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा, उन्होंने इतनी विचारोत्तेजक और विचलित कर देने वाली, और साथ में पूर्वी यूरोप की उन दुर्घटनाओं की रोशनी में हम अपने देश की वर्तमान दुर्वस्था है उसको देखें, उसका मौका हमें दिया। और हमारे जो तीनों पूर्व वक्ता हैं, आशा, राजीव और पल्लव, उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक के ऊपर बात रखी, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत